हेलो। आज हम साक्ष्य अधिनियम में उपबंधित स्वीकृति की चर्चा करेंगे। स्वीकृति से संबंधित प्रावधान साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 में उपबंधित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है और जुडिशियल कंपटीशन में अक्सर यहाँ से सवाल प्री या मेंस दोनों में आते रहते हैं। स्वीकृति को समझने के लिए हम 9 पॉइंट पे बात करेंगे। जैसे नंबर 1, उसका प्रावधान कहाँ पे है, उसकी परिभाषा क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, स्वीकृति का प्रयोग कैसे किया जाएगा, इसका आवश्यक तत्व क्या है, स्वीकृति कौन कर सकेगा, स्वीकृति कब स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध साबित की जाएगी, स्वीकृति कैसे साबित की जाएगी, इसका साक्षिक मूल्य क्या है और स्वीकृति एवं संस्वीकृति में अंतर क्या है। इतने पॉइंट पे हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर प्रावधान की बात करें तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 से लेकर के 23 के बाद और 31 माने सेक्शन 17 to 23 एंड सेक्शन 31 में स्वीकृति के बारे में प्रावधान उपबंधित है। इसके अलावा एक अन्य धारा सेक्शन 58 में भी स्वीकृति के संदर्भ में प्रावधान उपबंधित है। सेक्शन 17 में एडमिशन को परिभाषित किया गया है। अगर इस पूरे सेक्शन ग्रुप को देखें तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 17 स्वीकृति को परिभाषित करती है। 18, 19 और 20 स्वीकृति कौन कर सकता है उसके बारे में प्रावधान करती है। 21 स्वीकृति कब स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध साबित की जाएगी और 22, 22A, 23 एंड 31 एंड 58 ये उसकी एविडेंटरी वैल्यू की बात करती है। ठीक है। अगर आप परिभाषा की बात करें 17 की, तो वह सभी कथन चाहे वह मौखिक हो, दस्तावेजी हो या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, अगर वो किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य के अनुमान को इंगित करते हैं तो वह स्वीकृति है और वह एक तस्मिन पश्चात यानी इसके बाद की जो धारा है 18, 19, 20 में उपबंधित व्यक्तियों के द्वारा किए जा सकते हैं तथा इन्हीं धाराओं में जो परिस्थितियां बताई गई हैं उन परिस्थितियों में किए जा सकते हैं। अगर आप क्लासिफिकेशन की बात करें, वर्गीकरण की बात करें, तो इसको हम 4 भाग में बांट सकते हैं। पहला, मौखिक या दस्तावेजी कथन के रूप में। दूसरा, कथन और आचरण के रूप में। तीसरा, स्वयंसेवी या स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाले कथन के रूप में। और चौथा, औपचारिक अर्थात न्यायिक अथवा अनौपचारिक अर्थात गैर न्यायिक या एक्स्ट्रा जुडिशियल स्टेटमेंट के रूप में। हम इसको 4 भागों में बांटेंगे। अगर आप मौखिक कथन की बात करें तो अगर सेक्शन 3, सेक्शन 59 और सेक्शन 60 ये मौखिक कथन की बात करती है। अगर सेक्शन 3 को देखें तो सेक्शन 3 में लिखा है वह सभी कथन जिसके जांचाधीन तथ्य के विषयों के संदर्भ में न्यायालय अपने समक्ष किए जाने की अनुज्ञा करता है, अपेक्षा करता है, वह सब मौखिक साक्ष्य है। इसी तरीके से जब 59 की बात करते हैं तो 59 में है कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु के सिवाय सभी तथ्य मौखिक साक्ष्य द्वारा साबित किए जाएंगे। 60, हर एक परिस्थिति में मौखिक साक्ष्य प्रत्यक्ष होना चाहिए। दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में देखें तो सेक्शन 3 दस्तावेज की भी बात करती है कि न्यायालय के निरीक्षणार्थ पेश की गई सब दस्तावेजें दस्तावेजी साक्ष्य हैं।
और 61 कहती है कि दस्तावेज के अंतर वस्तु को प्राथमिक साक्ष्य या द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित किया जाएगा। प्राथमिक साक्ष्य 62, द्वितीयक साक्ष्य 63 में परिभाषित है। और 64 कहती है कि जब तक कि 65 यानी 65 में उपबंधित परिस्थितियां विद्यमान न हो, हर एक परिस्थिति में प्राथमिक दस्तावेजी साक्ष्य ही दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो पहला स्टेटमेंट था कि ओरल और डॉक्यूमेंट्री स्टेटमेंट के रूप में, वो इस प्रकार से स्वीकृतियां। दूसरा स्टेट है कि कथन और आचरण के रूप में। इसमें क्या होता है कि कथन कभी आचरण को प्रभावित करता है, या इसका प्रोविजन सेक्शन 8 में है और उसके एक्सप्लेनेशन में। इसको भी आप 4 रूपों में देख सकते हैं, जैसे आचरण द्वारा एडमिशन, एडमिशन बाय कंडक्ट, आचरण द्वारा संस्वीकृति, एडमिशन बाय कन्फेशन बाय कंडक्ट यानी एडमिशन बाय कंडक्ट, कन्फेशन बाय कंडक्ट, आचरण या संकेत द्वारा मृत्युकालिक कथन, डाइंग डिक्लेरेशन बाय कंडक्ट, और आचरण द्वारा गवाही। ठीक है, ये एक तरीके से ये आचरण को प्रभावित करने वाले कथन होते हैं, और इसका प्रोविजन सेक्शन 8 के एक्सप्लेनेशन 2 में है। अगर एक्सप्लेनेशन फर्स्ट की बात करें तो उसमें उन कथनों की बात कही गई है जो आचरण को प्रभावित नहीं करते। अगर आप सेक्शन 8 के एक्सप्लेनेशन फर्स्ट की को देखें तो लिखा, आचरण शब्द के अंतर्गत कथन नहीं आते जब तक कि वह कथन उन कथनों से भिन्न कार्यों के साथ साथ और उन्हें स्पष्ट करने वाले ना हो। आप तीसरे वर्गीकरण में जाएंगे तो स्वयंसेवी या स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाला, माने सेल्फ सर्विंग और सेल्फ हार्मनिंग स्टेटमेंट, इसका प्रोविजन सेक्शन 21 में है। धारा 21 कहती है कि अगर एक ऐसा स्टेटमेंट है जो स्वीकृतकर्ता को ही नुकसान पहुंचाने वाला है, तो वो सुसंगत हो जाएगा, साक्ष्य में ग्राह्य हो जाएगा और वो उसके विरुद्ध ही साबित की जाएगी। सेक्शन 20 सामान्य नियम यह है कि सामान्यतः स्वीकृतकर्ता के विरुद्ध साबित नहीं की जाती है, किंतु सेक्शन 21 3 परिस्थितियों का उल्लेख करती है जिसमें स्वीकृतकर्ता के विरुद्ध साबित की जाएगी। अभी हम इसकी आगे चर्चा भी करेंगे। औपचारिक और न्यायिक अथवा अनौपचारिक या न्यायिकेतर कथन, जुडिशियल एडमिशन सेक्शन 58 में उपबंधित है, जिसमें है कि न्यायिक स्वीकृति को साबित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से अगर आप क्लासिफिकेशन को देखें तो 4 प्रकार के मुख्य रूप से क्लासिफिकेशन है। पहला, मौखिक या दस्तावेजी कथन के रूप में। दूसरा, कथन और आचरण के रूप में। तीसरा, स्वयंसेवी या स्वयं को नुकसान पहुंचाने वाले कथन के रूप में। चौथा, अनौपचारिक यानी न्यायिक या अनौपचारिक न्यायिकेतर कथन के रूप में। अब इसके आवश्यक तत्व को देखें, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें 4 आवश्यक तत्व हैं, वो भी सेक्शन 17 का इंटरप्रिटेशन करें तो उसी में चारों बात निकल के आती है। पहला, कथन मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होना चाहिए, यानी जो कथन किया गया हो वो मौखिक, दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किया गया हो। दूसरा, कथन विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य को इंगित करता हो। तीसरा, कथन धारा 18, 19, 20 में उपबंधित व्यक्तियों के द्वारा किया गया हो। और चौथा तथ्य, इन्हीं धाराओं में जो परिस्थितियां बताई गई हैं उन्हीं परिस्थितियों के अधीन किया गया हो। अब अगर इस धारा को आप समझें, दूसरे शब्दों में समझें, तो एक एक शब्द को देखिए। ऐसा कथन या वह सभी कथन, तो कौन से सभी कथन? जो मौखिक
दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में कहे गए हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, सजेस्ट एनी इन्फेरेंस, यानी कोई अनुमान इंगित करते हैं। कैसे? अस्पष्ट रूप में, आभ्रामक रूप में या बोधगम्य रूप में, यानी मस्ट बी क्लियर, अनएम्बिगियस एंड कॉम्प्रिहेंसिव। किसके बारे में? फैक्ट इन इशू, विवादक तथ्य या रिलेवेंट फैक्ट, सुसंगत तथ्य के बारे में। कौन कर सकेगा? इस अधिनियम में धारा 18, 19, 20 में उपबंधित व्यक्तियों के द्वारा ये किया जा सकेगा। तो इस तरीके से ये सेक्शन 17 में जो एडमिशन को परिभाषित किया गया है, ये उसकी व्याख्या थी। अब स्वीकृति कौन कर सकेगा? ये परिभाषा हो गया, उसका आवश्यक तथ्य हो गया। अब स्वीकृति कौन कर सकेगा? अब अगर 18, 19, 20 को आप देखें तो इसमें उन व्यक्तियों का उल्लेख है जो स्वीकृति कर सकेंगे। ये प्री में भी बहुत पूछा जाता है और मेंस में तो इसका पार्ट ही है। अगर 18 की बात करें, इसमें 5 व्यक्ति हैं। बाई पार्टी, पक्षकार के द्वारा; बाई एजेंट ऑफ पार्टी, पक्षकार के अभिकर्ता द्वारा; बाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टी, पक्षकार के प्रतिनिधि द्वारा; बाई इंटरेस्टेड पर्सन्स ऑफ पार्टी, पक्षकार से जो हितबद्ध व्यक्ति हैं; बाई इंटरेस्ट ड्राइव पर्सन, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका हित व्युत्पन्न होना है। ये पांचों नाम सेक्शन 18 में है। 19 कहती है कि ऐसे व्यक्ति द्वारा जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। बाई पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड अगेंस्ट पार्टी टू सूट। सेक्शन 20 कहती है कि वाद के पक्षकार द्वारा निर्देशित व्यक्ति द्वारा, यानी बाई थर्ड पर्सन और रिफर्ड पर्सन, जिसको निर्देशित कर दिया गया हो, इसके बारे में इनके द्वारा साक्ष्य स्वीकृति किया जा सकता है। अब अगर 18, 19, 20 को एक शब्द या एक लाइन में याद करना चाहें तो उसका भी अपना एक ट्रिक है। अब उसको देखिए। आप इस सवाल का आंसर दे रहे हैं कि स्वीकृति कौन कर सकता है। प्रोविजन 18, 19, 20। अगर आप इसको एक लाइन में एक कोड बना के देखें, अभी जैसे मैंने कहा कि बाई पार्टी, अगर इन शब्दों का एक अल्फ़ाबेट करें, मैंने इसको सिस्टमेटिक कर दिया है। अगर केवल आपको अल्फ़ाबेट करना है, अभी एक कोड बन के निकल आएगा। बाई पार्टी, पी को अलग करिए। बाई एजेंट ऑफ पार्टी, ए को अलग करिए। बाई रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टी, आर को अलग करिए। बाई इंटरेस्टेड पर्सन, आई को निकल के आइए। क्या शब्द बना? PARI, PARI। इसका प्रोनाउंस करिए परी। फिर बाई इंटरेस्टेड ड्राइव पर्सन, जिसका हित व्युत्पन्न होना, इसमें आई, इसको अलग कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए। अगर 18 को देखें तो एक प्रोनाउंस हुआ परी आई। परी एक बच्ची का नाम, ऐसे प्रोनाउंस करिए परी। बड़े प्यार से लोग लिखते हैं नाम परी, PARI, आई। माने P बाई पार्टी, A एजेंट ऑफ पार्टी, R रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टी, I इंटरेस्टेड पर्सन। परी आई इंटरेस्टेड ड्राइव पर्सन। ये 18 हो गया। अब आगे देखिए, फिर लिखा गया 19 कहती है कि बाई पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड अगेंस्ट पार्टी टू सूट। इसमें भी क्या है कि पोजीशन पार्टी के अगेंस्ट प्रूव्ड होना है। अब आप पूरा सेंटेंस देखिए, परी आई और अपनी पोजीशन पार्टी के अगेंस्ट प्रूव्ड करके थर्ड पर्सन को रिफर्ड कर दिया। ये जो पूरा कोड बना वो ये है कि परी आई और अपनी पोजीशन पार्टी के अगेंस्ट प्रूव्ड करके थर्ड पर्सन को रिफर्ड कर दिया। सब पूरा खत्म। P
18 माने परिआई, अभी मैंने बताया भी 18, बाई पर्सन हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड अगेंस्ट पार्टी टू सूट, यानी पोजीशन पार्टी के अगेंस्ट प्रूव्ड करके, ये हो गया आपका 19। थर्ड पर्सन को रिफर्ड कर दिया, बाई थर्ड पर्सन आर रिफर्ड पर्सन, ये हो गया आपका 20। तो अगर आप ये लिख रहे हैं कि स्वीकृति कौन कर सकता है, तो पूरी बात को आप लिखने के बजाय एक लाइन याद करके रखिए कि परिआई और अपनी पोजीशन पार्टी के अगेंस्ट प्रूव्ड करके थर्ड पर्सन को रिफर्ड कर दिया, ये हो गया आपका। अब अगला पॉइंट आया कि स्वीकृति कब स्वीकृतकर्ता के विरुद्ध साबित की जाएगी। सेक्शन 21 कहती है कि सामान्य नियम यह है कि स्वीकृति स्वीकृतकर्ता या उसके प्रतिनिधियों के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी, क्योंकि स्वीकृति सदैव स्वीकृतिकर्ता के फेवर में या उसके पक्ष में ही रहती है। और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने 1977 में थिरुजन बनाम रिटर्निंग ऑफिसर के मामले में कही। माने थिरुजन बनाम रिटर्निंग ऑफिसर AIR 1977 के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि स्वीकृतिकर्ता या उसके प्रतिनिधि के विरुद्ध साबित नहीं की जाएगी, क्योंकि स्वीकृति सदैव स्वीकृतकर्ता के फेवर में रहती है। किंतु इस सामान्य नियम के 3 अपवाद हैं और वो सेक्शन 21 में ही उपबंधित हैं। पहला, इफ एडमिशन इज रिलेवेंट अंडर सेक्शन 32, यदि स्वीकृति धारा 32 के अधीन सुसंगत है। नंबर 2, यदि स्वीकृति धारा 14 के अंतर्गत सुसंगत है, और यदि स्वीकृति साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत सुसंगत है। ये 3 एक्सेप्शन हैं। माने साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत जो कभी अन्यथा अगर कहीं रिलेवेंट है तो यहाँ भी सुसंगत हो जाएंगे। जैसे अगर आप एक्सपर्ट ओपिनियन में जाएं तो 48, 49, 50 में बहुत सारे प्रोविजंस हैं कि रूढ़ के बारे में किन व्यक्तियों की राय सुसंगत है, प्रथा और सिद्धांत के बारे में किसकी राय सुसंगत है, तो अन्यथा सुसंगत हैं। उसी संदर्भ में ये बात कही गई। अगर आप 32 के देखें तो 32 में है कि जब कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के कारण के बारे में कोई कथन करता है और तत्पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्युकालिक कथन के रूप में सुसंगत है। वही ये बात कह रहे हैं कि अगर कोई स्वीकृति मृत्युकालिक कथन की श्रेणी में आ गई तो वह जो है वो सुसंगत हो जाएगी। 14 कहती है, मन की दशा के बारे में बात करती है कि मन की दशा कब सुसंगत होंगे। अगर 14 को देखें तो मन की दशा जैसे आशय, ज्ञान, सद्भाव, उपेक्षा, उतावलापन या वैमनस्यता या सदिच्छा दर्शित करने वाले तथ्य या शरीर की संवेदना को दर्शित करने वाले तथ्य सब सुसंगत हैं जब ऐसे विवादत। तो इस तरीके से ये 14 की बात है। तो सेक्शन 21 सामान्य नियम कि वो स्वीकृतिकर्ता के विरुद्ध नहीं साबित की जाएगी, किंतु कोई स्वीकृति यदि वह धारा 32, धारा 14 या जो अन्यथा साक्ष्य अधिनियम में रिलेवेंट है उसके अंतर्गत आ गई तो वह उनके विरुद्ध साबित की जाएगी। इसके बाद आती है बात कि स्वीकृति कैसे साबित की जाएगी। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है। इसकी 2 स्थिति हैं कि वो एडमिशन किस प्रकार का है, फॉर्मल एडमिशन है या इनफॉर्मल एडमिशन है। अगर फॉर्मल एडमिशन है तो 2 नियम है उसके, एक तो CPC के अंतर्गत है और दूसरा सेक्शन 58 के अंतर्गत है कि न्यायिक स्वीकृति को साबित किए जाने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन CPC में ऑर्डर 8 रूल 5 में कुछ नियम दिए गए हैं जहां पे औपचारिक स्वीकृति को साबित करने के संदर्भ में जो नियम है, क्या फैक्ट एडमिटेड एट द हियरिंग, वही जो बात कह रहे हैं अभी। दूसरा, व्हिच द पार्टीज एग्री टू एडमिट बाय राइटिंग। तीसरा, व्हिच बाय रूल्स ऑफ प्लीडिंग आर डीम्ड टू बी एडमिटेड। यानी कि एक तरीके से 58 ने कहा साबित किए जाने की आवश्यकता नहीं है और ऑर्डर 8 रूल 5 ने क्या कह दिया कि इन परिस्थितियों में अगर कोई स्वीकृति है तो उसे एडमिट मान लिया जाएगा। अगर इनफॉर्मल
एडमिशन है, अनौपचारिक अभ्यर्थी है, अभी मैंने इसके पहले भी चर्चा किया कि तब वो ओरल एडमिशन है या डॉक्यूमेंट्री एडमिशन है। अगर ओरल एडमिशन है तो 59 और 60 के तहत साबित किए जाएंगे। अगर दस्तावेजी एडमिशन है तो वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के फॉर्म में साबित किए जाएंगे 61 से लेकर 65 के बीच में जो इसका प्रोविजन है। अब इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है नियम, इसकी एविडेंटरी वैल्यू, एविडेंटरी वैल्यू ऑफ एडमिशन। इससे संबंधित प्रोविजन सेक्शन 22, 22A, 23, 31, 58 एंड 59 में उपबंधित है। अब 22 क्या कहती है? 22 कहती है सामान्य नियम यह है कि स्वीकृति निम्न 2 मामलों में ग्राह्य नहीं होती। पहला, दस्तावेजों की अंतर्वस्तु को साबित करने के लिए 59 और 91। दूसरा, जबकि स्वीकृतियां बिना प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए की गई हों, उन परिस्थितियों में ग्राह्य नहीं होती। किंतु इसके 2 अपवाद हैं। पहला, जबकि दस्तावेजों की अंतर्वस्तु का द्वितीयक साक्ष्य विधि नियमों के अनुसार अनुज्ञात है, सेक्शन 65 एंड 66। जबकि दस्तावेजों का स्वयं का असली होना प्रश्नगत हो, धारा 22, 45, 68, 70 और 73। इन परिस्थितियों में ये ग्राह्य हो जाएगा। इसके बाद सेक्शन 23 की बात आती है। सिविल मामलों में स्वीकृतियां कब सुसंगत हैं? इस पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैगजिम है कि मुकदमेबाजी का अंत होना राज्य के हित में है। सामान्य नियम क्या है कि सिविल मामलों में स्वीकृति सुसंगत नहीं है, किंतु यदि स्वीकृति इस शर्त पर की गई है कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाएगा अथवा न्यायालय यह अनुमान कर सके कि पक्षकार इस बात पर सहमत हो गए हैं कि उसका साक्ष्य नहीं दिया जाना चाहिए, तो ऐसी स्वीकृति सुसंगत हो जाएगी। इसी मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है लॉर्ड मैन्सफील्ड का, जिन्होंने कहा पक्षकारों को शांति खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए। यह लॉर्ड मैन्सफील्ड साहब का स्टेटमेंट है। 31 कहती है कि स्वीकृतियां निश्चायक सबूत नहीं हैं, किंतु विबंध का प्रभाव रखती हैं। इसी प्रकार से 58 कहती है कि न्यायिक स्वीकृति को साबित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। 22A ने भी इलेक्ट्रॉनिक एडमिशन के बारे में बात की कि इलेक्ट्रॉनिक एडमिशन जब उनका असली होना प्रसंगत हो तो उस मामले में भी वो सुसंगत होंगी। तो इस तरीके से जो साक्षिक मूल्य 22, 22A, 23, 31, 58 के संदर्भ में बात की गई है वो है। अब जो प्रोविजन हमने बताया था, सिनॉप्सिस जो बनाई थी, वो लगभग कंप्लीट हुआ। एक आंसर है बचा हुआ है, डिफरेंस बिटवीन एडमिशन एंड कन्फेशन। कन्फेशन का जो लेक्चर होगा नेक्स्ट वीडियो में होगा। उसी वीडियो के साथ आपको एडमिशन और कन्फेशन का डिफरेंस बता दिया जाएगा। कोड के साथ बताएंगे, पूरा ट्रिक के साथ बताएंगे। इसको आप देखिएगा। ये वीडियो कैसा लगा, इसमें किसी प्रकार के सुधार की अगर आपको ज़रूरत महसूस होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। धन्यवाद।